लेट्स फाइट बयानबाजी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। एक इवेंट की तरह प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए हैशटैग माई मोदी स्टोरी भी बनाया गया है। इसके साथ छोटे बड़े सभी नेता मोदी जी के साथ जुड़े अपने अनुभवों और उनकी महानता को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। सबसे पहले सुनिए निर्मला सीतारमण को, जो अपने पहले बजट के दिन को याद कर रही हैं। which was my first budget speech. It was a 2.5 hour budget speech, and I didn't know it's going to take so long, but never mind. I hadn't had water before coming, and during the session also, I didn't drink, and I was dehydrated. People wondered what was wrong with me, and slowly I had to sit down without reading, let's say, 4-5 paragraphs which were left over, and said, "Honorable Speaker, please take it as read. I can't read it." I wouldn't have reached home. There was a call from PM saying, "What have you done? Why? Take care of yourself." But he said that and kept the phone down. But he had sent his personal doctor, to take care of me, and said, "No, you will be sure, do all the necessary tests and check her up and see if she's all right." And after that, periodically, even today, he reminds me, "Are you taking care of yourself? What is it?" He doesn't have to. We have so many ministers. And it's all right. If you take care of yourself, you're going to serve. If not, I'm sorry. No. But he'll make sure that you take care of yourself. So that care, that tenderness in him, he's seen as a tough, serious, big leader. But he's got that human element in him, which I want to highlight. गृह मंत्री अमित शाह ने इस हैशटैग के साथ कहा कि मोदी जी ने ये संवेदनशील सीख दी कि संगठन में खुद से पहले कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना चाहिए। एक बार मैं उनके साथ अहमदाबाद से राजकोट जाता था, तो 8:30 हो गए। मोदी जी आमतौर पर कार्यकर्ता के घर पर उस वक्त भोजन करते थे, मगर अचानक ही एक हमारे कार्यकर्ता का ढाबा है सूर्य नगर में, वहाँ पर गाड़ी रोका और जाकर खाने बैठे। मैं मनोमन बोला, चलो भाई अच्छा हो गया, इनको भूख भी लगी तो हमें भी आज खाना मिल जाएगा। मैंने देखा उन्होंने कुछ फल और वेफर जैसा कुछ खाया थोड़ा, और मैंने पेट भरकर खा लिया। फिर रात को मैंने सोचा कि इन्होंने तो खाया ही नहीं, तो गाड़ी किसके लिए खड़ा रहा? गाड़ी साथी कार्यकर्ता के लिए खड़ा। इस प्रकार से कई सारे कार्यकर्ताओं के जीवन में बोले बगैर ढेर सारी चीजों को उन्होंने सिखाया है, कई सारी चीजों को, जो कार्यकर्ता का फिर काम करने का स्वभाव बन जाता है। ये घटना जब मुझे याद आती है तो मेरे साथ प्रबंधक की चिंता मैं भी करता हूं कि भाई इसे खाया या नहीं खाया। मैं किसी के घर खाना खा रहा था, वो बाहर खड़ा था। ये चिंता ऑटोमेटिकली काम का हिस्सा बन जाती है। अब सुनिए किरण रिजिजू को, जो मोदी की यूक्रेन युद्ध में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स की सुरक्षित स्वदेश वापसी की चिंता को याद कर रहे हैं। जब यूक्रेन में लड़ाई हो गया, रूस और यूक्रेन के बीच का जो लड़ाई शुरू होने के बाद सबसे पहला हमारे लिए क्या है, हमारे भारत के बच्चों का क्या होगा। लगभग 23,000 भारतीय बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे थे, उनका क्या होगा। तो ये मीडिया में भी चल रहे थे। रात को 12 बजे के लगभग प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया मेरे पास में, और मुझे कहा, किरण जी आपको विदेश जाना होगा। कहा कि यूक्रेन से बच्चों को निकालने का जो हमारा प्रयास है उसको हाईएस्ट लेवल तक ले जाना है। यूक्रेन के ऊपर में कोई फ़्लाइट नहीं जा सकते, तो सर आप बच्चों को नेबरिंग कंट्रीज़, जो पड़ोसी देश हैं, वहाँ ले जा रहे थे। तो तुरंत आप और आपके साथ में 3 मंत्री और मैं भेज रहा हूँ, 4 मंत्री को विदेश जाना होगा। तो सुबह हम तैयार करके प्रधानमंत्री जी के वहाँ पहुँचे। उन्होंने मीटिंग बुलाया और पूरा आउटलाइन किया कि कौन सा मंत्री कहाँ जाना है और आपका प्राथमिकता क्या है। तो हम लोग पूरा तैयारी की और एक ही दिन में सब तैयारी करके वीज़ा सारा, वहाँ का जो लिंक अप अरेंजमेंट, वहाँ के जो हमारे ऑफिसर्स हैं और हमारे पहुँचने से पहले जो
और जो देशों के कुछ हमारा ऑफिसर्स है उनको टीम को, जैसे कि मैं स्लोवाकिया गया तो वहाँ ब्रातिस्लावा और कोशिचे में टीम बुला के रखा, कई NGO से सबको संपर्क कर चुके, यानी कि मंत्री को तो भेजे, साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने ये भी सुनिश्चित किया कि बाकी टीम भी रेडी हो जाए। इसलिए हज़ारों के संख्या में जो बच्चों को हमने वहाँ से लाए, ये उस देश में जो वहाँ के अधिकारी है, वहाँ के मंत्री है, वो खुद बताते थे कि इतना बड़ा ऑपरेशन सिर्फ भारत देश ने किया है। इतना माइन्यूट डिटेल में कोई और नेता सोच भी नहीं सकते हैं, कर भी नहीं सकते हैं, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लगातार, इसलिए आपने देखा होगा हम लोग जो वहाँ विदेश में थे, हम लोग सब बिजी थे, सुबह रात दिन, और माइनस टेम्परेचर में हम लोग बच्चों को लेके रिसीव करना, फिर होटल में रुकवाना, खाना खिलाना, फिर उसका व्यवस्था करके भारत भेजना, स्पेशल एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स के प्राइवेट प्लेन्स के अरेंज करना, ये सारा जो है उसमें बिना किसी रोक टोक का इतना स्मूथली हम लोगों ने ऑपरेशन किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। मान ने कहा कि बीजेपी की सरकार प्रचार करके पंजाब में आई बाढ़ की स्थिति का फायदा उठा रही है और बाढ़ के नाम पर फंड इकट्ठा कर रही है। Would you believe that? नहीं, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗਿਆ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ? ਸੀਐਮ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ 'ਚ ਭੇਜੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਆਹ ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ SDF ਦਾ ਸਾਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ, SDRF ਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ RTI ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी राज्य में प्राकृतिक आपदा के समय बीजेपी पर राजनीति करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जहां सभी बुनियादी सुविधाओं की बहाली में जुटी है, वहीं बीजेपी केवल राजनीति कर रही है। सुक्खू ने कहा कि अच्छा होता अगर यहां आने वाले केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री से हिमाचल के लिए विशेष आपदा राहत पैकेज की मांग करते। आप एक हाइप क्रिएट कर रहे हो कि आज केंद्र का ये मंत्री आ रहा है, केंद्र का वो मंत्री आ रहा है, केंद्र का वो मंत्री आ रहा है, वो उनका मंत्री वहाँ जाके विजिट कर रहे हैं। फिर उस गांव में विजिट करने के बाद समस्या का समाधान कैसे होगा? उस गांव की सड़कें तो सरकार के द्वारा खोली जाएगी, उस गांव में घिरे घरों को सरकार के द्वारा बसाया जाएगा। पानी की, पीने की योजना, सिंचाई की योजनाओं का जिसमें प्रदेश सरकार का भी टैक्स है, उस पैसे की हम इंतजार कर रहे हैं, वो तो सरकार द्वारा करेगी। तो हम चाहते हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए ये जो आ रहे हैं, राजनीतिक लाभ से इसका अगर वो दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री जी से मिलकर हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दिलाए तो बड़ी बात होगी। उधर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर उद्योगों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। शुवेंदु ने कहा कि राज्य में 6,888 इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं और पहली बार बजट में इंडस्ट्रियल इंसेंटिव घोषित नहीं किया गया। 6,888 industry closed during the period of ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का जो डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट था उसमें टाटा को भगाया, नैनो कारखाना को डिनामाइट देकर पूरा उड़ा दिया, तोड़फोड़ कर दिया। बंगाल में एक भी इंडस्ट्री नहीं आ रहा है, इस सरकार का गलत लैंड पॉलिसी है। और सबसे शर्मनाक कदम ये उठाया, इस बार का बजट में इंडस्ट्रियल इंसेंटिव्स नहीं है। दिस इज फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंट स्टेट गवर्नमेंट का बजट में जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन इंसेंटिव्स इस बार बजट में नहीं है। पढ़ लीजिए बंगाल का 25-26 जो बजट है वो ही पढ़ लीजिए। दादा पास में क्या ममता बनर्जी जितना दिन रहेगी, हर माँ, बेटी, बहन, दीदी कोई सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। वो अभय हो सकता है, तमन्ना हो सकता है, वो कस्बा लॉ कॉलेज का छात्र विद्यार्थी हो सकता है,
और वो दूसरा कोई हो सकता है। कोई दीदी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, इसलिए पूरा बंगाल में नारा यही है, कन्या बचाओ ममता भगाओ, दादा अमित शाह बेटी बचाओ ममता भगाओ। दादा अमित शाह जी स्वराष्ट्र मैं एक नहीं टिप्पणी करूंगा, ऑफिशियल उनका प्रोग्राम जब आएगा तब टिप्पणी करूंगा। एक कोई मीडिया से कोई इन्फॉर्मेशन सुनते हुए रिएक्ट करना ठीक नहीं है। बड़ा नेता है, देश के गृह मंत्री है, उनका थोड़ा प्रोटोकॉल भी है। उधर बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बीजेपी की आलोचना करने में हमेशा मुखर रहते हैं, लेकिन उनके ताजा बयान पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तारीफों से भरे हैं। उन्होंने पीएम की बिहार यात्रा के दौरान कोसी अंचल में विकास के लिए मोदी और नीतीश की तारीफ की। सर, पूर्णिया सीमांचल का जो सपना था, हम लोगों ने जो वादा किया था प्लेन का, एक्सप्रेसवे का, हमने जो वादा किया था वंदे भारत, अमृत भारत, बहुत ट्रेन की जरूरत है। हमारे साथ एजीएम साहब है, सारे पदाधिकारी हैं और सभी लोग खुश हैं। और इन लोगों ने जितना सही किया इसके लिए हम सबका अभिवादन किए हैं। प्रधानमंत्री जी से हमने स्पष्ट कहा है कि आप सीमांचल कोसी में विकास में सहयोग करेंगे, हम हमेशा विकास के में आपके साथ खड़े रहेंगे। नेपाल में उथल पुथल की स्थिति के बीच राष्ट्रपति के प्रेस एडवाइजर किरण पोखरेल ने बताया कि देश में अगले साल अप्रैल में चुनाव करवाए जाएंगे। पोखरेल ने कहा कि अभी नेपाल का एकमात्र रोड मैप चुनाव संपन्न करवाना है। नेपाल अभी बहुत पीड़ादायी क्षण से गुजरा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन इसके बाद हम नेपाली लोगों ने अपने आप को संभाल कर एक सिचुएशन बना है। नेपाल के संविधान अभी भी क्रियाशील है, लोकतंत्र क्रियाशील है, समग्र में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापित है। एंड प्रधानमंत्री की सिफारिश से जो राष्ट्रपति महोदय ने जो चुनाव का घोषणा किया है कि अप्रैल 2026 के लिए, ये सबसे मूल मंत्र है अभी इस देश की, जिसके लिए हम लोगों ने, नेपाली ने एक हाथ में हाथ मिलाकर उस चुनाव को संपन्न करके लोकतंत्र को, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को सुदृढ़ करवाना है, स्थापित करवाना है और देश को शांति, समृद्धि और जनता को सुख देने का अवसर भी है। इसको उपयोग सब लोगों ने मिलकर इसको उपयोग करना है। अभी नेपाल के एकमात्र रोड मैप है कि अप्रैल के जो चुनाव घोषणा किया जा चुका है उसके संपन्न करने की और लोकतंत्र को स्थापित और उन्नत लोकतंत्र की बनाने की अवसर को उपयोग करने की। नेपाल के नवनियुक्त मंत्री कुलमन घिसिंग ने जेनजी के आंदोलन को सलाम किया। उन्होंने कहा कि इसने नेपाल का पूरा परिदृश्य ही बदल दिया है। political scenario in Nepal, and they are the change maker in Nepal. So we have to tribute them and we salute them. Thank you so much. Thank you. कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि इथेनॉल बनाने के लिए मक्का और ब्रोकन राइस का इस्तेमाल किया जाएगा। पेट्रोल में 20% इथेनॉल इस्तेमाल करने से इंपोर्ट में 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। पेट्रोलियम मंत्रालय को 60,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। गडकरी ने कहा कि इथेनॉल ग्रीन है, इसी कारण पोल्यूशन कम हुआ। इथेनॉल किसानों से आता है, इसलिए हर साल किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा होता है। हर बात पर पक्ष या विपक्ष नहीं करना चाहिए। गडकरी ने कहा कि अमेरिका, यूरोप, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया भी इथेनॉल का इस्तेमाल कर अपने इंपोर्ट का बोझ घटा रहे हैं। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।